नंबर 4 में है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 15,880 की है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें कोई डैमेज्ड आइटम्स हैं जिनकी कॉस्ट है 960। ये कॉस्ट आ गई। हम कहते हैं यार कॉस्ट 960 है। ठीक है। और ये 1,100 रुपए के बिकेंगे अगर 340 का खर्चा होगा तो। NRV निकालनी होती है। NRV का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, जितने का बिकेगा माइनस एक्सपेंसेस। हाँ, तो कितने का बिक में वो भी ऐड होगी ना इसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू 960। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगी। हाँ, बस 1,100 रुपए का बिकेगा, वो भी 340 का खर्चा होगा तो। 1,100 में से 340 अगर माइनस करें 760। ये NRV आ गई। तो अब NRV देखो उसकी कितनी है, 760 है। और कॉस्ट कितनी है, 960। जो छोटी वाली वैल्यू होती है उस पर रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू फिलहाल क्या है, NRV। तो रिकॉर्ड होना चाहिए था 760। रिकॉर्ड कितने पे हुआ है, 960 पे। तो यानी कि 200 रुपये से ज्यादा हुई है। तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री को 200 रुपये से कम कर देंगे। जब ये इन्वेंट्री 200 से कम होगी तो जो इन्वेंट्री का टोटल है वो भी 200 से कम हो जाएगा, यानी कि 15,880 है ना ये। हाँ, 15,680 हो जाएगा। हम इसको प्रॉफिट स्टेटमेंट में इसी तरीके करके लिखेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी के बाद एनआरवी लिख के 200 माइनस कर देंगे। नहीं नहीं, बस हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे तो बस हम लिखेंगे 15,680 क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये जो बाकी वर्किंग थी उसकी कहानी खत्म हो गई। बस 15,680 की इन्वेंट्री जो हर जगह रिकॉर्ड होगी। हाँ चलो। अच्छा, नंबर 5, उसने 420 के अपने इस्तेमाल के लिए गुड्स लिए, स्टॉक ड्राइंग्स हो गई, परचेजेस से माइनस होती हैं ये। बैड डेट है 300 रुपए का, लेकिन अभी लिखा हुआ है इज टू बी रिटन ऑफ, यानी कि अभी तक माइनस नहीं हुआ है ये, हमें माइनस करना होगा। यानी कि हम अगर रिसीवेबल देखें ऊपर, रिसीवेबल का क्लोजिंग कितना है, 18,500। 18,500 के रिसीवेबल है। थैंक यू भाई। 18,500 के रिसीवेबल में से 300 अभी तक माइनस हुआ हुआ नहीं है, तो हमें वो करना होगा ना, क्योंकि लिखा हुआ है इज टू बी रिटर्न ऑफ। अगर लिखा होता वर रिटर्न ऑफ मतलब हो चुका है, इज टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब ये माइनस हमें करना है। तो ये हो जाएगा 18,200 CD। तो SLCA में जो हम CD लिखेंगे वो 18,200 का लिखेंगे। अब SLCA भी बना लेते हैं और पढ़ लेते हैं। विश टू मेंटेन अलाउंस फॉर बैड डेट सेम रेट एज इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल वाला PBT परसेंटेज लगेगा। अब हमें पिछले साल का PBT परसेंटेज पता नहीं है, हम देखते हैं। PBT पता है पिछले साल का, देखें ओपनिंग 1055। रिसीवल भी हमें पता है पिछले साल के कितने, 21,100। इसको बाद में देखते हैं। तो परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे इसकी, पिछले साल वाली, इस वाले की वही परसेंटेज रहेगी। अब इसको देखते हैं। PBT SLCA के अंदर तो आता नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में आता है, SLCA के अंदर PBT नहीं आता। लोन की है और देखते हैं रिसीवेबल की क्या है, SLCA बना लें। स्टार्टेड बिजनेस, मोटर व्हीकल खरीदा, ये भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है दोनों। मोटर एक्सपेंस ये भी अलग है। और पेमेंट एंड रिसीट में देखते हैं, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस में जाता है। कैश सेल्स, ये कैश सेल है, इनकम स्टेटमेंट। एक्सपेंस 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 और ये रिसीट्स, ये SLCA में जाएगा। SLCA में ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो एसएलसी बना के बोला अब बनेगा ना, सेल कैसे निकलेगी। जैसे बोला हो तुमने कुछ नहीं नहीं, बोलता नहीं है। इनकम स्टेटमेंट बोलेगा तो उसमें मतलब बनाना पड़ेगा। SLCA का BD और CD, रिसीवेबल 21,100, और CD कितना है, 18,500। लेकिन इसमें से बैड डेट माइनस नहीं हुआ था, निकाल के कितना हो गया, 18,200।
क्योंकि बैड डेट में लिखा हुआ था इज टू बी रिटन ऑफ, इसलिए क्या आ गया। अच्छा, बाकी बैड डेट आएगा तो दोबारा टी अकाउंट के अंदर आएगा। और रिसीट्स ये बैंक से ली 102,600। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट पीबीडी आता नहीं है एसएलसीए में। कैश सेल भी एसएलसीए के अंदर नहीं आती, अलग से आती है। तो अभी बस यही चीज आएंगी एसएलसीए में, इससे निकल जाएगी क्रेडिट सेल। कितनी आ रही है क्रेडिट सेल? डिस्काउंट अलॉट वगैरह नहीं है ना कुछ? नहीं। पूरी 1 लाख। 1 लाख। अच्छा, अब हमें टोटल सेल चाहिए इनकम स्टेटमेंट के लिए। क्रेडिट सेल हो गई 1 लाख, प्लस हो गई कैश सेल। कैश सेल ये रही 5,200, ऐड करके आ गई टोटल सेल। इसके बाद परचेजेस कैलकुलेट करनी है। परचेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। परचेजेस के लिए हम बनाएंगे पीएलसी। लाइबिलिटी का अकाउंट है ये, ब्रॉट डाउन क्रेडिट, सीडी डेबिट, पेमेंट टू सप्लायर भी डेबिट। और क्या क्या है पढ़ लेते हैं सवाल में। हाँ, पेबल 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 पेबल, ये ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आते हैं पीएलसी में 8,800, 6,300। 8,800, 6,300। और पेमेंट बैंक में होगी, पेमेंट टू सप्लायर 61,240। 61,240। डिस्काउंट रिसीव वगैरह तो कुछ नहीं है ना? पेबल सिंपल है और कुछ नहीं है। परचेजेस आ जाएंगे, यही टोटल परचेजेस हो जाएंगी। 58,740। ये आ गई क्रेडिट परचेजेस। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या क्या है? अब एक्सपेंस की वर्किंग शुरू कर देते हैं। तो पहले इनकम स्टेटमेंट यहाँ तक बना लेते हैं, एक काम करते हैं। सेल्स आई हमारी 105,200। सेल रिटर्न तो थी नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग इन्वेंट्री आई, फिर परचेजेस हैं। कैरेज इनवर्ट तो नहीं है, कैरेज आउटवर्ट था। स्टॉक ड्राइंग थी लेकिन, स्टॉक ड्राइंग्स। और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है 12,640। परचेजेस हमने यहाँ से निकाली 58,740। स्टॉक ड्राइंग्स है। अच्छा, स्टॉक ड्राइंग को ये देखें, कॉस्टिंग लिखा हुआ ना, कॉस्टिंग ही होना चाहिए। कभी कभी स्टॉक ड्राइंग वो सेलिंग प्राइस पे दे देता है। स्टॉक ड्राइंग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होती है। तो अगर उसने बोला ना स्टॉक ड्राइंग उसकी सेलिंग प्राइस ये थी, तो हमें उसमें मार्का मार्जिन लगाना होगा, उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक ड्राइंग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड होती है। चलो ऐसी निकलेगी ना कि हम टोटल सेल्स को माइनस कर देंगे, टोटल सेल्स के अंदर टोटल परचेज माइनस कर देंगे,
और फिर नहीं, नहीं। आगे नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, मतलब इसमें वैल्यू देगा वो स्टॉक ड्राइंग की, कोई बोलेगा भाई स्टॉक ड्राइंग की सेलिंग प्राइस है 1,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो हम उस पर लगाएंगे मार्जिन, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, माइनस करेंगे 1,000 में से, कॉस्ट आ जाएगी। फिलहाल यहाँ तो कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ 420, ऐसे ही लिख देते हैं 420। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वर्किंग हम कर चुके हैं, 15,680। कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। 55 to 80। कितना आया? 55 to 80 55 to 80। टू 80, माइनस करके क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 49,920। 49,920। अच्छा, अब अदर इनकम फिलहाल तो कोई नहीं दिखी हमें, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट की वर्किंग कर लेते हैं, हो सकता है वो डिक्रीज हो, इंक्रीज हो, क्या हो। तो पहले हमें पीबीटी की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। पीबीटी पिछले साल का कितना है, 1055, और रिसीवेबल पिछले साल के कितने, 21,100। तो हम वर्किंग करते हैं, 21,100 था पिछले साल का रिसीवेबल, इस पे उसने लगाई होगी पीबीटी की कुछ परसेंटेज, हमें नहीं पता कितनी परसेंट लगाई होगी। तो 21,100 पे परसेंटेज लगा के उसके पास आया है पीबीटी लास्ट ईयर का 1055। ये लास्ट ईयर का पीबीटी है, ये लास्ट ईयर के रिसीवेबल हैं जो इस साल के ओपनिंग है, और परसेंटेज का हमें पता नहीं है। तो इसके नाम 18,500 लेंगे, 18,200। इस साल के 18,200, 18,200। 200। बैड डेट सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ होता अगर, तो पहले बैड डेट माइनस करके जो रिसीवेबल आता है उस पे पीबीटी लगता है। तो ये कितना परसेंट बन रहा है? साल का 910 आएगा। 910। 910 आएगा इस साल का। 910। तो मैंने सीधा रेशियो से करा, सही आएगा। अच्छा, इस साल का निकाल लिया तुमने? हाँ, रेशियो से भी सही आएगा, परसेंटेज नहीं निकाली। कितने परसेंटेज नहीं करना, डायरेक्ट। 5%। अब ये तो लास्ट ईयर का था ना, लास्ट ईयर का पीपीटी। परसेंटेज निकालने के लिए हमें ये वर्किंग करनी पड़ी पिछले साल की। इस साल के पीपीटी की वर्किंग करते हैं। इस साल के रिसीवेबल्स 18,500, लेकिन बैड डेट माइनस करके 18,200, 5%, 910। 910। या ये पीपीटी, इस साल का पीपीटी हो गया 910, पिछले साल का है 1055 दिया हुआ है। इस एक साल में पीबीटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है? 145। 145 से डिक्रीज, डिक्रीज होता है तो ये बनता है अदर इनकम। 910 आया इस साल का, डिक्रीज 145। तो हम ये इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे, डिक्रीज इन पीबीडी 145 प्लस, कितना हो गया अब ग्रॉस प्रॉफिट? 50,065। 50,065। 50065। ठीक है, अब हम करते हैं लेस एक्सपेंसेस। अब बैंक में देखते हैं, कैरेज आउटवर्ड है 1040, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा कैरेज आउटवर्ड 1040। इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी है 1920। 1920, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग क्लोजिंग है मेरे ख्याल से।
ये रहा अदर पेबल में अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी 130 और 90 और नीचे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की नहीं उसके नीचे नहीं है अक्रूड का अकाउंट बनाते हैं 130 ओपनिंग है 90 क्लोजिंग है अच्छा ये भी देख लीजिए ओपनिंग और क्लोजिंग की डेट जरूर देखा करें यहाँ तो सीधी है 2023 पहले 2024 बाद में कभी कभी 24 पहले देता है 23 बाद में देता है तो यानी कि पहले सीडी देता है फिर बीडी देता है उसको जरा सही से देखिएगा एग्जाम में तो ये 130 और 90 है तो इसका हम अकाउंट बना लेते हैं अक्रूड का इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड लायबिलिटी ब्रॉट डाउन क्रेडिट सीडी डेबिट बैंक डेबिट 130 ओपनिंग था क्लोजिंग है 90 और पेमेंट हुई है 1920 फिर 600 का लिखा हुआ 130 के ऊपर कहाँ पर उसके अंदर टेबल में 60 और 600 लिखा हुआ ये तो रेंट का अक्रूड है अच्छा वो रेंट के अकाउंट में जाएगा इलेक्ट्रिसिटी है 130 90 और पैसे दिए 1920 आईएस आ जाएगा कितना आ रहा है आईएस माइनस 130 18 1880 तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया 1880 अच्छा इसके बाद जनरल एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस है ऊपर जनरल एक्सपेंस का कोई कुछ भी नहीं है ऐसे ही आ जाएगा जनरल एक्सपेंस 3600 3600 मोटर एक्सपेंसेस है 4250 हाँ लेकिन उसके अंदर नीचे उन्होंने वो दी हुई है 11 में हाँ 1140 रुपए का पे करा है 12 महीने का 12 महीने का है अगस्त तक का पे कर दिया हमारा साल कब खत्म होता है जून में जून में जुलाई तो और 2 महीने हाँ जून के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पे किया वो सब प्रीपेड होगा हमारा साल जून में खत्म होता है जून तक पैसे देने चाहिए थे इसने दे दिए अगस्त तक पैसे तो जो एक्स्ट्रा पैसे दिए वो 2 महीने के लिए दिए हैं जुलाई और अगस्त 2 महीने के एक्स्ट्रा 190 एक्स्ट्रा दिया हाँ तो 1140 में से 1140 ये 12 महीने का है एक महीने का कितना बना 95 95 2 महीने का एक्स्ट्रा पे करा है प्रीपेड 190 190 प्रीपेड आ गया मोटर एक्सपेंस अच्छा 4250 पे करा है जिसमें से 190 प्रीपेड है हम यहाँ लिख लेते हैं मोटर एक्सपेंस 4250 190 प्रीपेड माइनस अकाउंट इसलिए नहीं बनाया है कि ओपनिंग ओपनिंग नहीं था बस एक ही वैल्यू थी कितना आ गया 190 माइनस करके कितना 42 4060 60 आ गया अच्छा इसके बाद रेंट पेड 16800 रेंट की एडजस्टमेंट एक ही अक्रूड है शुरू में 600 कहाँ है उसके नीचे नहीं अच्छा है अदर रिसीवेबल रेंट प्रीपेड भी है 1800 यानी कि रेंट साल के शुरू में अक्रूड है और साल के आखिर में प्रीपेड है तो रेंट का अकाउंट बना लेते हैं देखें इसको इस तरह कर लें अक्रूड क्या होता है लायबिलिटी ब्रॉट डाउन कहाँ आता है लायबिलिटी है तो क्रेडिट पे सीडी कहाँ आएगा डेबिट पे बैंक आएगा यहाँ पे तो रेंट अक्रूड की वैल्यू देखें शुरू में कितनी है 600 और रेंट अक्रूड की वैल्यू आखिर में क्या है 0 नहीं है आखिर में 0 अक्रूड नहीं है वो तो प्रीपेड है ना बैंक से कितने पैसे दिए रेंट के 16800 तो ये अक्रूड की पोस्टिंग कर दी हम अब प्रीपेड की बात कर लेते हैं प्रीपेड क्या होता है एसेट ब्रॉट डाउन कहाँ आता है उसका डेबिट पे और सीडी कहाँ आता है उसका क्रेडिट पे ओपनिंग में प्रीपेड है नहीं है प्रीपेड ओपनिंग नहीं है क्लोजिंग प्रीपेड कितना है 1800 तो प्रीपेड का क्लोजिंग है 1800 इस तरह अकाउंट बन जाएगा 14400
14,400। लोन का इंटरेस्ट भी था। लोन के इंटरेस्ट के लिए देखें, लोन शुरू में तो नहीं था, जीरो, आखिर में है 3,000 का लोन। और लोन के बारे में ये कह रहा है पॉइंट नंबर 8 में, लोन लिया है अप्रैल में और इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं करा। हमें पता है इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, कैसे पता है? क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन में कहीं भी इंटरेस्ट के पैसे नहीं है। तो खैर पेमेंट हो ना हो वो तो बात की बात है, पहले इंटरेस्ट निकाले तो है कितना। लोन है 3,000, अप्रैल में लिया है, और हमारा साल कब खत्म हुआ था? जून में। तो अप्रैल मई जून, 3 महीने हुए लोन लिया हुआ। अप्रैल में लिया है तो अप्रैल मई जून 3 महीने हुए हैं, 3,000 का लोन है। तो हम इसकी अगर वर्किंग करें तो लोन का अमाउंट है हमारा 3,000 का। इस पे हम लगाएंगे 3%, नहीं 8% था, और 3 मंथ का था 3/12। तो हमारा इंटरेस्ट बन गया 60 का इंटरेस्ट आ गया। ये इंटरेस्ट है जो एक्सपेंस में जाएगा 60। लोन इंटरेस्ट आ जाएगा 60। बैड डेट भी लिख ही देते हैं, बैड डेट भी तो था ना, वो भी एक्सपेंस में आएगा 300। अब डेप्रिसिएशन बची है। क्लोजिंग हो चुका है, क्लोजिंग एंट्री बना दी हमने, स्टॉक ड्राइंग बना दी, बैड डेट लिख दिया, पीबीटी कर दिया, इंटरेस्ट कर दिया। अब 9 पे आते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह के बाद 9 में ये कह रहे हैं अहमद ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2022 को। आज क्या है भाई? 2024। 22 से 23 और 23 से 24, 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, 2 साल पहले इसने मोटर व्हीकल खरीदा था 24,000 का, और फिक्स्ड एंड फिटिंग खरीदा 3,200 का। ये 2 साल पुरानी बात है। कोई और नॉन करंट एसेट इसके पास नहीं थे। ठीक हो गया। कितनी डेप्रिसिएशन इन पे लग चुकी है ये भी इसने बताया नहीं। हम तो दूसरे साल के अंदर है ना, पहले साल कितनी लगी थी वो हमें पता करनी है। पहले साल की क्यों पता करनी है? अगर रिड्यूसिंग हुआ तो पहले साल की माइनस होके दूसरे साल की लगेगी ना। तो हमें पहले साल की पता करनी है, फिर हमें दूसरे साल की निकालनी है। जो दूसरे साल की निकालेंगे वो हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट दूसरे साल की बना रहे हैं। तो हम ये वर्किंग करते हैं डेप्रिसिएशन की। कितने का वैसे मोटर व्हीकल? 24,000 का था 2 साल पहले। मोटर व्हीकल 2 साल पहले 24,000 का था, और फिक्सचर एंड फिटिंग 3,200 का था। हाँ, डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे क्या है? 20% रिड्यूसिंग है। मोटर व्हीकल खरीदा तो नहीं है ना और कोई? नहीं, वरना पेमेंट्स में होता। 20% आरबीएम, तो पहले साल इस पे लगा होगा 20% डायरेक्ट, क्योंकि पहला साल है। 4,800 इसकी पहले साल की फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आई होगी। हमें तो सेकंड ईयर की निकालनी है। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले पिछले साल वाली माइनस करेंगे, जो बच जाएगा उस पर 20% लगा देंगे। कितनी आ जाएगी? 3,840। ये डेप्रिसिएशन हमारी इस साल की, जो हम कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंस में, क्योंकि हम दूसरे साल की वर्किंग कर रहे हैं, हमें सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन चाहिए। और रिड्यूसिंग होने की वजह से पहले साल की निकालनी पड़ेगी, वो माइनस करके दूसरे साल की लगेगी, आरबीएम है इसलिए। तो 3,840 इसकी डेप्रिसिएशन है मोटर व्हीकल की। इधर कंटिन्यू करते हैं। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल 3,840। डेप्रिसिएशन फिक्सचर्स, 3,200। इस पे क्या था भाई? एसएलएम है, तो पहले साल की क्या होगी? 3,200। एसएलएम की हर साल की सेम होती है, तो 3,200 ले सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे साल की भी अगर वर्किंग करनी हो तो कर लें, मसला नहीं, यही आएगी।
SLM है ना, कॉस्ट पे ही लगेगा सेम। तो 3,200 डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर, 320 सॉरी, 320 डेप्रिसिएशन, इसकी आ जाएगी 320 इस साल, इसके आगे 320। और कोई एक्सपेंस तो नहीं है, हो गए सारे, डेप्रिसिएशन भी हो गई, मोटर एक्सपेंस भी कर लिया हमने। कैरेज आउटवर्ड लिखा है? नहीं कैरी आउटपुट नहीं है। नहीं लिखा, लिख दिया मेरे ख्याल से, नहीं कैरी आउटपुट नहीं है। देखा 1040 लिख अच्छा, शुरू में। शुरू में। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, इंटरेस्ट 6, बैड डेट 7, डेप्रिसिएशन 8 और 9, 9 एक्सपेंस होने चाहिए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कर लेते हैं, माइनस करके आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, टोटल कर लेते हैं। माइनस करें हम 50,065 में से, टू 20565, ठीक हो गया। क्या करना था इसमें, इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, वर्किंग की जगह दी भी हमने, कर ली वर्किंग। अब ये बोल रहा है पार्ट बी, बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला। पार्ट बी कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है इन तीनों में? गुड फॉर ओन यूज, स्टॉक ड्राइंग्स। जब भी ड्राइंग्स की बात आती है ना, तो ड्राइंग्स में हमेशा लगता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज, ओनर और बिजनेस अलग अलग है। बैड डेट, बैड डेट पे लगता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेट की बात करता है अगर, तो उस पे लगता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बैड डेट पे मैचिंग लगता है, मैचिंग को एक्सप्लेन कर देंगे। अब बिजनेस शुड मैच ऑल इट्स एक्सपेंसेस अगेंस्ट द इनकम्स, इसकी थ्योरी है, 10 कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, वो मैं आज ग्रुप पे भेज दूंगा इंशाल्लाह। हाँ भेज दूंगा, उसने सारे एक्सप्लेनेशन सारे सारी चीजें। मोटर इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंस है, इस पे भी क्या लगेगा भाई, मैचिंग। तो एग्जामिनर के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट बराबर है, तो मैचिंग अक्रूवल आप दोनों दोनों लिख सकते हो, उसकी भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। बिजनेस सेम आ जाएगी, बिजनेस शुड मैच ऑल इट्स एक्सपेंसेस अगेंस्ट द इनकम्स। यार भैया, ये कह रहा है यार, ये थ्योरी आंसर करें इसको, देखें पढ़ें, पैड पे पढ़ाना बहुत मुश्किल है यार, दर्द हो रहा है। Ahmed has been offered the opportunity to purchase large premises for 85,000, which would allow him to increase sales revenue of the business. As he does not have sufficient personal funds to make the purchase, he is considering two options.
दो ऑप्शन है भाई इसके पास, 85,000 की जमीन खरीदने के। ऑप्शन वन, बैंक लोन ले ले, 85,000 का लोन मिल जाएगा। होल परचेज प्राइस मतलब 85 का लोन मिल जाएगा। लोन इसको 10 साल में वापस करना है और इंटरेस्ट 8% है साल का, यानी कि 85,000 का अगर ये लोन लेता है तो 8% देना पड़ेगा साल का। कितना इंटरेस्ट बन जाएगा साल का? 85,000 का 8% निकालें अगर हम, 6800 6,800 बन जाएगा 10 इंटरेस्ट। साल तक। हाँ, ये इंटरेस्ट है हर साल का। ऑप्शन टू, अब अपने भाई को पार्टनरशिप में ले आए, 50-50% पार्टनरशिप है, और वो सारे पैसे डाल देगा जितने चाहिए, 85,000 वो इन्वेस्ट कर देगा इसका भाई आके, उसका कैपिटल भाई का 85 हो जाएगा, 50% प्रॉफिट लेगा। एडवाइस करना है यार इसको, क्या करना चाहिए आपको? जनरली लिखना आंसर। दोनों हाँ, लोन लेगा तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6,800 का, राइट? ये एक्सपेंस बनेगा और ये प्रॉफिट को कम कर देगा। तो अगर अभी इसका करंट प्रॉफिट जो अहमद का आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट देखें क्या आ रहा है भाई, 20,000। ये रहा 20,565 था ना, 20,565 यही था ना। ये 6,800 कम होके क्या बच जाएगा इसके लिए भाई प्रॉफिट? 13,000। हम्म 12,000 कुछ बचेगा। हाँ। कितना होगा माइनस करके? 13,765 13,700 ऐसा। ये इसको प्रॉफिट मिलेगा भाई। और साथ साथ लोन की रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी हर साल। कितनी रीपेमेंट है भाई? 8,500 डिवाइड बाय 10। 85,000। हाँ, 8,500 की रीपेमेंट भी होगी हर साल, ये भी वापस करना पड़ेगा। तो इसके पास सफिशिएंट कैश रिसोर्सेज या बैंक होना चाहिए फॉर रीपेमेंट। ठीक हो गया? ये बातें हैं अगर ये लोन लेता है तो। इसका फायदा क्या है भाई? फायदा ये है, कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है, पूरी कंपनी अपनी अपनी है, प्रॉफिट अपना है। 10 साल बाद लोन खत्म हो जाएगा, अकेला ही मालिक रहेगा। ये आप लिख देगा, मैं लिख नहीं रहा। अब ये सारी थ्योरी नहीं, जनरल थ्योरी होती है, मेरे पढ़ाने की नहीं है, ये आप लोगों को खुद लिखनी होती है। जनरल सी है, आपको भी पता है ये सारी बातें जो मैं लिख रहा हूँ। इसी तरह इसको आंसर करना होता है। जहाँ कैलकुलेशन दिखा सकें ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, बेहतर होता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? पार्टनरशिप में ले आए उसको, ठीक है भाई, पार्टनर आ गया तो क्या हो गया? पार्टनर आएगा तो क्या होगा भाई? 50% इक्विटी चली 50% इक्विटी या शेयर चला जाएगा। प्रॉफिट भी आते हो जाएंगे। हाँ, प्रॉफिट इसको अब कितना मिलेगा? 10। कितना प्रॉफिट था भाई इसका? 20,565 कोई पकड़े अगर हम, तो डिवाइड बाई 2, 50% वो ले लेगा। तो क्या 10,000। बचेगा इसके लिए? 10,000, 280। 282। 10,000 282 के प्रॉफिट पे आ जाएगा ये। जबकि लोन लेगा इंटरेस्ट देके ज्यादा बचेगा, पार्टनरशिप में लाके कम बचेगा। लेकिन ये है, कोई रीपेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। पार्टनरशिप में आ जाएगा, इसके फायदे बना दे। पार्टनरशिप के बेनिफिट्स क्या होते हैं भाई? ठीक है, पार्टनरशिप के बेनिफिट्स और एक आध ड्रॉबैक बता दो। बहुत लंबा मत लिखिएगा, 7 नंबर का है। अक्सर थ्योरी वो जानबूझ के ऐसी देता है जिसमें आप बहुत ज्यादा लिख सको, सिर्फ इसलिए कि आपको 7 के 7 नंबर मिल जाए। लेकिन वो बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में आपका पेपर छूट जाता है, रह जाता है। वो जान के कुछ आसान आसान थ्योरी देता है जिसमें आपके पास बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं लिखने के लिए, और हम हमारी हमारी फितरत और नेचर ऐसी है कि हम कहते हैं यार हम ज्यादा से ज्यादा लिख लें ताकि पूरे नंबर मिल जाएं। लेकिन वो ज्यादा लिखने के चक्कर में हमारा आधा पेपर छूट जाएगा, फिर वो रह जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। ये इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मुश्किल होती है वो। ठीक है भाई, हो गया ये सवाल खत्म, सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन थे किसी के? 9 एंट्री वापस समझा दें।
पेपर में नहीं यार, पेपर में यार पॉइंटर फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन जैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और ये तो आप पॉइंटर फॉर्म में दिखाओगे, लेकिन आपको जुमला पूरा लिखना है पेपर में ना। हाँ पॉइंटर्स लिख सकते हैं आप, लेकिन जुमला पूरा लिखें, पॉइंटर्स लिख दें, जुमला पूरा लिखें। अकाउंटिंग में यार ये नहीं है कि आप पैराग्राफिंग करो, ये करो वो करो। अकाउंटिंग में बात ये है कि बस यार वो कहता है कि बात समझाओ, पॉइंटर्स बताओ सारे, बात लिखो। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं तब तक रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। है सबसे पहले 7,20,000 रुपए की। अच्छा, इसमें कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है, बता देगा अभी आगे ना। ओपनिंग इन्वेंट्री है, एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंस कॉस्ट हम इंटरेस्ट को कहते हैं, इंटरेस्ट भी है और टैक्स भी है सवाल में। रिसीवेबल्स हैं, कैपिटल है, शेयर कैपिटल मतलब ओएससी वगैरह, रिटेन प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में डिवेंचर्स हैं और करंट लाइबिलिटीज हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। कैश सेल 15% है सेल्स का, तो हम पहले ये अलग कर लेते हैं। 7,20,000 की सेल्स है, जिसमें से 15% कैश सेल है, तो कितनी मनी कैश सेल? 1,08,000। 1,08,000 की कैश सेल हो गई। और 85% क्रेडिट सेल है, जी। कितनी में 85%? 6,12,000। 6,12,000। ये आ गई क्रेडिट सेल, ये क्रेडिट सेल है, ये कैश सेल है, ठीक है। मार्जिन दिया हुआ है 35%। मार्जिन वो परसेंटेज है जो किस पे लगती है, सेल्स पे, और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर 6.4 टाइम्स है, ये भी दिया हुआ है। कह रहा है यार रिसीवेबल इन डेज निकाल लेना पहले। रिसीवेबल इन डेज का फॉर्मूला क्या है, रिसीवेबल साल के आखिर वाले डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365। अब रिसीवेबल देखें कितने साल के आखिर में, 66,000 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स कितनी है, 6,12,000। हाँ 6,12,000 हम निकाल चुके हैं, क्रेडिट सेल से डिवाइड होता है ये, इंटू 365। क्या आ गया, 39.36 राउंड ऑफ कर दें अगर, तो 40 40 कर लेते हैं। 39 डेज भी लिख सकते हैं आप, 40 डेज भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ये आ गया आपका रिसीवेबल इन डेज। अच्छा, अगर क्रेडिट सेल और कैश सेल का नहीं बताता तो पूरी सेल को क्रेडिट सेल अज्यूम कर लेते, अगर नहीं बता। ठीक है, नेक्स्ट रेशो पे आ जाए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई? Calculate the trade receivable turnover days. हम्म, नहीं नेक्स्ट यही है ना, नेक्स्ट बी है ना। हाँ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जीपी मार्जिन एंड मार्कअप। मार्जिन एंड मार्कअप, मार्जिन का बताएं। मार्जिन इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन is a percentage of profit हम्म, ये इस तरह लिख लो जो डेफिनेशन मैंने रेशियो में लिखवाई थी। परसेंटेज ऑफ सेल्स that is converted into gross profit by business। लिख दो, मार्कअप के बारे में लिख दो भाई। मार्कअप क्या है? मार्कअप is the percentage of profit charged
बाय बिजनेस ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, एक सेल्स की परसेंटेज में से प्रॉफिट है और एक कॉस्ट ऑफ सेल पे जो परसेंटेज लगी वो मार्कअप है, वो मार्जिन। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला बताओ। सिर्फ फॉर्मूला बताने को बोल रहा है, कैलकुलेट करने को भी नहीं बोल रहा। सही है, फॉर्मूला पता ही है आपको। कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड कर दो किससे, एवरेज इन्वेंट्री से। नहीं, वो जब इन्वेंट्री इन डेज होता है तो होता है, और फिर एवरेज इन्वेंट्री ऊपर आ जाती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है यार। सेल्स है सवाल में टोटल, कितनी सेल है भाई टोटल सवाल में, 720। इनकम स्टेटमेंट बना लें। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 76। परचेजेस हैं, नहीं है ना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं परचेजेस नहीं है ना, परचेजेस नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है। अब दो चीजें हो गई गायब। लेकिन हमारे पास मार्जिन है, हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, राइट। कितना मार्जिन दे रहा है सवाल में हमें, ये 35%। 35% लगा दें इसके ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। अस्सलाम का 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 35% क्या आएगा, 252। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का फर्क निकाल लें आप। तो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सेल तो कैश और क्रेडिट टोटल ही लिखते हैं। 720 और 252 का डिफरेंस क्या आएगा, So we get 468। नहीं वो 66 और 68 सही है, 468,000 हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल हमारे सामने है, हमारे पास अभी भी परचेज नहीं है और क्लोजिंग, दो चीजें गायब है। एक चीज गायब होती तो हम निकाल लेते, दो गायब है। लेकिन एक बात है, सवाल में हमें रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ 6 पॉइंट। अब हम इसको लगाते हैं, रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर का आंसर 6.4 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर आती है, कॉस्ट ऑफ सेल हमने निकाल लिया, 468,000 आ गई है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हम अभी निकाल नहीं सकते क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री को उधर ले आते हैं, 6.4 को नीचे ले आते हैं। ये हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 468 डिवाइड बाय 6.4। सॉल्व करें, क्या आ गया एवरेज इन्वेंट्री, 1,17,000 468 divided by 4 and 6.4 73,125 73,125। ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाएं, एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। कितनी है, 73,125। 7,20,000 है 76 ओपनिंग है, ओपनिंग है 76, क्लोजिंग हमें पता नहीं है, एक्स रख देते हैं, डिवाइड बाय 2। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 73,125 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 146,250। 146,250। 76 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स निकल आएगा। 70,250 70,250 क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। सही है, तो क्या करा पहले, सेल पे लगाया मार्जिन, जीपी आया, जीपी और सेल का फर्क निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ सेल लिखी, रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर लिखा, एवरेज इन्वेंट्री को एक्स रखा।
निकाला, ये आई एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का आंसर आया। फिर एवरेज इन्वेंट्री यहाँ रखी, ओपनिंग रखा, क्लोजिंग को एक्स रख के निकाल लिया, 70,250 क्लोजिंग आ गया। तो क्लोजिंग की वैल्यू आ गई 70,250, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कह रहा आरओसी निकालो भाई। आरओसी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, बिफोर डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है भाई प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 165,000। तो 165 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा हमें। निकालना पड़ा तो NCA plus CA हाँ दिया हुआ एनसीए वाली चीज नहीं दी हुई ना। रिजर्व दिए कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? सारे रिजर्व्स मतलब कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। रिजर्व से देखो क्या क्या है। शेयर कैपिटल है, रिटेन प्रॉफिट है, यही रिजर्व है और तो नहीं है कोई। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में ऐड करनी है वो डिवेंचर है 45,000 की। 550 प्लस 95 प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 45, तो ये हो जाएगा 550, एक रिजर्व 95, एक और रिजर्व, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 45,000, एक और रिजर्व, ऐड कर लें इनको। 690 69 690,000, 6,90,000 का आ जाएगा इंटू 100। $23.9 23 पॉइंट, ये मैं ईयरली पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ नवंबर 2024 का। 23.9%। तो प्रॉफिट लेना बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तीन फॉर्मूले थे, उसमें से एनसीए वाला यहाँ नहीं लग रहा क्योंकि एनसीए वगैरह नहीं है। यहाँ पे कौन सा लगा? कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वाला। शॉर्ट टर्म वाली नहीं लेते कभी। क्या जी? शॉर्ट टर्म नहीं लेते इसमें, नहीं। जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दे रहे होते हैं कुछ हाँ ज्यादा लंबी वाली हाँ वो वो सर ने वो रेशियो की पहली क्लास में हाँ। अब यार ये कह रहे यार 3 लिमिटेशंस बतानी है रेशियोज की ना, रेशियोज की 3 लिमिटेशंस लिख दें, ड्रॉबैक्स क्या है रेशियोज के। पहला क्या है भाई, सिर्फ फाइनेंशियल बात करता है ना रेशियो, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता। इट डज नॉट, रेशियो डज नॉट कंसिडर नॉन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। सही है, पैसों के अलावा कोई और चीजें भी तो होती है ना, लोकेशन, बिजनेस की ग्रोथ और ये और वो 10 चीजें होती हैं, इनको किसी को कंसिडर नहीं करता रेशियो, बस रेशियो आपको वैल्यूज देता है। दूसरा, हम रेशो कौन सी वैल्यू से निकालते हैं? पिछले साल जो गुजर गया है उसकी, जो साल गुजर चुका है उसमें जो प्रॉफिट आ गया उससे हम रेशो निकालते हैं, तो ये हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है। इसके अलावा जो चेंजेस इन पॉलिसीज आती हैं, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, इन सब चीजों को भी कंसिडर नहीं करता। ठीक है, रेशोस अलोन, अगर सिर्फ रेशो के ऊपर बात करें तो वो कोई पिक्चर शो नहीं करता,
उसका कंपैरिजन करना जरूरी है और कंपैरिजन के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। हाँ, अदर बिजनेस का होना चाहिए या अपने पास्ट और पास्ट का डेटा होना चाहिए। बगैर डेटा के आप बगैर कंपैरिजन के रेशियोज मीनिंगलेस है। सही है, तो अलोन का मतलब पिक्चर का मतलब मीनिंगलेस है रेशियोज जब तक आपके पास और डेटा नहीं है। ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे, ये वाली बात सही है, लेकिन है तो ये लिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पे आ जाए। यार इसमें ना वो है कंपनी अकाउंट्स का सवाल है, इसमें एक दो चीजें बतानी है। बैकवर्ड तकरीबन इसमें बैकवर्ड वर्किंग है, ओएससी मुश्किल है, बाकी तो आसान होगा सवाल। क्वेश्चन 3, अच्छा यार देखें, द ड्राफ्ट प्रॉफिट ऑफ एलपीएलसी फॉर द ईयर एंडेड वाज कैलकुलेटेड 558, ये प्रॉफिट दिया था और कुछ एरर्स हैं जिसके बाद हमें दोबारा से प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हुई हुई है। पहली बात, हम यहाँ प्रॉफिट निकालते हैं, नया प्रॉफिट पुराना लिखते हैं 58340। एरर नंबर 1, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हुई हुई है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमें क्या करना है, कम करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या होती है, इनकम होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करने का मतलब इनकम कम कर रहे हो, इनकम कम करने का मतलब प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट में था माइनस कर दो 2800 रुपये, ठीक हो गया। नंबर 2 एरर पे आ जाओ। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न थी 570 रुपए की, लिखी नहीं और उल्टा परचेजेस में डेबिट कर दिया। परचेज डेबिट कब होता है, जब परचेज बढ़ता है। तो परचेज रिटर्न जो परचेज से माइनस करनी थी वो माइनस की नहीं, उल्टा परचेज ज्यादा कर दी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज को भी कम करना पड़ेगा। तो पहले परचेज को कम करते हैं और फिर परचेज रिटर्न को लिखना पड़ेगा जो नहीं लिखा। परचेज को कम करने का मतलब परचेज इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या होती है, एक्सपेंस। परचेज कम हो रही है मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस कम होने का मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ा दिया। फिर हमें क्या लिखना है, परचेज रिटर्न लिखना है। परचेज रिटर्न लिखेंगे तो वो बढ़ेगी, परचेज रिटर्न बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, परचेज दोबारा कम होगी। परचेज दोबारा कम होगी क्योंकि परचेज रिटर्न है ना, परचेज रिटर्न किधर से माइनस होगी, परचेज से। जब परचेज रिटर्न लिखेंगे तो परचेज से माइनस होगी, परचेज कम होगी, एक्सपेंस कम होगा, प्रॉफिट फिर से बढ़ जाएगा। थर्ड पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में 4320 रुपए शामिल है 3 साल के, मार्च 2027। हम अभी कहाँ पर हैं भाई, 2024 पर है। फिर 24 से 25 एक, 25 से 26 एक, 26 से 27 एक, 3 साल। लेकिन कौन से 3 साल, मार्च 27। तो ये शुरू कब हुए होंगे, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2027 तक के पैसे दे दिए इसने। हमारा साल कब खत्म होता है, जून, जून के आखिर में। तो इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के हमारे आने चाहिए थे, हमने 3 साल के डाल दिया। तो हम हटाते हैं इनको। 4320 3 साल के मतलब 36 महीने के हैं, डिवाइड बाई 36 कर दें इसको। 120 3 महीने दे रहे हैं 360। नहीं, 3 महीने के तो हमारे बनते हैं ना, 1 महीने 120, 3 महीने के बनते हैं। 360 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 36, तो 120 हमारा 1 महीने का बन गया। 3 महीने के आने चाहिए थे, इसे 3 साल के डाले मैं, तो यानी कि 3 महीने के कितने होते हैं, 360 आने चाहिए थे। इसने कितने डाले, 4320 डाल दिए हैं। तो 4320 में से 360 हटा दें, बाकी सारा प्रीपेड है। 3960। तो कितना प्रीपेड निकला, 3960, ये प्रीपेड है। तो हम ये प्रीपेड लिखेंगे, तो प्रीपेड लिखेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा। सही है, ये सारा प्रीपेड है, तो ये प्रीपेड लिखेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस में से माइनस होगा। प्रीपेड है 3960, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। 3980 है 60 है, 4320 में से 300 गए और फिर 60 नहीं 20 है ना, 20 में से 60 गए, 20 की 60 आएगा। हाँ क्या प्रॉफिट आ रहा है सही वाला,
करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ये टेक्निकल थी ना थोड़ी सी, महीने देखने थे इसमें। हाँ मुश्किल नहीं थी। 3 साल इसके मार्च में खत्म हुए हैं, तो शुरू कब हुए होंगे? मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल 2024। हमारा साल क्या है? जून 2024। तो अप्रैल से जून तक हमारे हिस्से में गिरना चाहिए था, बाकी सारा प्रीपेड था। 60,640 60,600। ये आ गया हमारा करेक्टेड प्रॉफिट। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भाई? नेक्स्ट पे आ जाए। नहीं, वो आईपैड से पढ़ाते हैं ना, हो जाता है। तो कंपनी अकाउंट से सवाल है, कह रहा है यार ये कंपनी है, इसके पार वैल्यू क्या है शेयर की? 0.5। ये सब हुआ है। डिविडेंड दिया है 0.05 का पर शेयर। कितने शेयर थे ये नहीं बताया इसने अभी तक हमें, साल के शुरू में। फिर कहता है बोनस इशू किया है 1 for every 7। शेयर ही नहीं पता तो कैसे निकालेंगे? फिर इंटरिम दिया है, शेयर ही नहीं पता। फिर राइट इशू करा है 1 for every 4, 0.2 के प्रीमियम पे, यानी कि 0.5 पार वैल्यू, 0.2 का प्रीमियम, यानी कि 0.7। लेकिन शेयर कितने पता नहीं है अभी भी। और प्रॉपर्टी को डाउनवर्ड रीवैल्यू करा है, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू साल के आखिर में दी हुई है 2 लाख, हमें चाहिए शुरू में। और ये यही पूछ रहा है ओएससी की वैल्यू बताओ शुरू में। बैकवर्ड वर्किंग करनी है। देखिए होता क्या है, होता क्या है, हमारे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं और हम उन पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 for 2, हम वापस नए शेयर्स आ जाते हैं। 1 for 4 नए शेयर्स आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हमें ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू दे रहा है 2 लाख और शेयर शुरू के निकलवा रहा है, वो हमें पता नहीं है। हमें बैकवर्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हम अज्यूम करते हैं ओपनिंग वैल्यू को x, मुश्किल है सही से समझ लीजिएगा इसको, यानी कि हमारे पास शुरू में शेयर्स कितने थे? x थे। x पे लगा होगा क्या है भाई? 1 for, सबसे पहले क्या हुआ है? बोनस 1 for 7। किसका 1 for 7 होगा? एग्जिस्टिंग शेयर का होता है ना 1 for 7, या एग्जिस्टिंग थे हमारे पास? x थे हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर। फिर हमने बोनस किया होगा, बोनस क्या होगा? x पे लगा होगा 1 for every 7। ठीक हो गया, ये बोनस शेयर आ जाएंगे, ऐसे ही आएंगे। तो एग्जिस्टिंग x थे, उसका 1 for 7 बोनस आ गया, तो अब ये एग्जिस्टिंग शेयर है, ये बोनस है। लेकिन फिर कहानी खत्म नहीं हुई, फिर राइट इशू भी किया है। राइट इशू कितना किया हमने? 1 for every 4। राइट इशू किस पे लगा होगा? अब एग्जिस्टिंग क्या थे? इन दोनों को प्लस करके, बोनस को प्लस करके। अब आप x में प्लस करो, x का 1/7, 1 डिवाइड बाई 7 करो, क्या आता है? 0.14x हो गया ना बोनस। अब हमें इसमें प्लस करना है राइट इशू। हमारा 1.14x हो गया टोटल। कितना है? 1 for every 4, 1 for 4 किस पे लगेगा? 1 for 4 एग्जिस्टिंग पे। अब एग्जिस्टिंग क्या हो चुके हैं? इन दोनों को मिलाकर हो चुके हैं, इन पे लगा होगा 1 for 4। इन दोनों को मिलाओ आप, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 0.14x है, तो ये क्या हो गया? 1.14x। ये आ गया राइट इशू।
और इसके बाद टोटल हो गए शेयर्स आज कितने, 2 लाख। ये 2 लाख भी क्या है, अमाउंट है शेयर की, वैल्यू है 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर से वर्किंग करनी है हमें ये। चलो अभी बताता हूँ इसको, तो सॉल्व करें 1.425 हो गए टोटल सारे। सारे। समझ में आई ये बात, हुआ क्या है? तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर हमने ले लिया एक्स, फिर बोनस हुआ, वो एक्स पे हुआ 147। 147 को कन्वर्ट किया तो वो बना 0.14 एक्स। पहला वाला एग्जिस्टिंग एक्स है, फिर बोनस में कितने शेयर इशू हुए, 0.14 एक्स का इशू हुआ। फिर राइट इशू हुआ। राइट इशू किस पे हुआ, एक्स और 0.14 एक्स को मिलाकर जो हो गया था, यानी कि वो हो गया था 1.14 एक्स। इस पे हुआ 144 का राइट इशू। ये सारे शेयर मिला के हमारे ऑर्डिनरी शेयर हो गए। कितना हो गया सबको मिला के? 1.425। एक काम करो, 2 लाख को 1.425 से डिवाइड करो पहले। आप अमाउंट आ रही है, नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करके मैं वर्किंग करूं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ बस। 1,40,350। 0.87 सर। सही है। कितना आ गया हमारे पास, 1 लाख। 40,350। हमने कुछ राउंड ऑफ तो नहीं करा इसके अंदर? क्या रहा क्या क्या राउंड ऑफ करा? है? 0.877 था ना। उसमें 0.877 क्या था? 140, 350, 0.877 है। ये आखिर वाला, ये नहीं 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 2 लाख का 2 लाख डिवाइड बाय 1.425 हुआ ना, उसके बाद फिर नहीं नहीं, ये नहीं, इनमें से हमने कुछ किसको, भी नहीं, इनमें से कुछ भी ये नहीं। 1.14 ही आ रहा है, हाँ, 1.14 डिवाइड बाय 1/4। अच्छा नहीं, उसके अंदर नहीं किया था, वो 0.142 आ रहा था, 142 आ रहा था ना। उसको हमने 14 हाँ, यहाँ पे हम करेंगे, ज्यादा फर्क आता है। अब सॉल्व करके देखो। सर वो तो फिर 1.428 था, सब चेंज हो फिर वो जाएगा। 1.42। हाँ तो उसको करके बताओ, उसको करके बताओ कितना आ रहा है। टोटल पूरे आंसर। नहीं, इसको अब कितना हो जाएगा ये? हाँ, एक्स में 1 एक्स प्लस 0.142 एक्स, कितना हो गया, 1.142 एक्स। सबको मिला के 2 लाख है। अब सॉल्व करो। मुझे पहले एक्स की वैल्यू बताना कितनी आ रही है सब मिलाकर, इज इक्वल टू 2 लाख। 1.4275। 1.4275 4275। एक्स। सर दो, फिर तो उसके आगे हमने राउंड ऑफ किया तो फिर उनका किसको राउंड ऑफ किया? 1.4। हाँ, उसको भी कम से कम 2 डेसिमल प्लेसेस पे तो लिखो। सही है, अब बताओ कितना आ रहा है। 2 लाख डिवाइड बाय 1.42, 1,40,105। बस 1,40,000। सही है, 1,40,105 ना। और वहां मार्किंग स्कीम में आंसर क्या है, 1,40,000। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा राउंड ऑफ का 105 नहीं है कितना आ रहा है? 1,40,000। तुमने 5 दी। अच्छा 5। हाँ तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं है, ये हमारा जो आंसर है, ये 1,40,000 जो 40,300 भी आ रहा था ना, वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो राउंड ऑफ की वजह से ही फर्क आ रहा है। तो ये एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा। 1,40 जिसका आता है, 139 कुछ किसी का आता है, 140, 105 कुछ आता है, ये सारे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस है। इस तरह निकलेगा। पहले क्या होता था, जो अभी तक इसने सवाल दिए थे उसमें एक चीज गायब करता था, कि मतलब बीच में राइट इशू हुआ या बोनस, कोई एक चीज हुई और इतने शेयर आ गए, तो हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ती थी। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, 2 चीजें गायब थी, तो हमें ये भी एडजस्ट करना पड़ा और फिर ये भी एडजस्ट करना पड़ा। और उसने एग्जिस्टिंग दी भी नहीं। एग्जिस्टिंग तो नहीं दी ना तभी, हाँ। और फिर ये दिया हुआ था आखिर की वैल्यू। अभी 1.142 से है। ये और ये ऐड हुए ना, तो एग्जिस्टिंग हो गया मिलाकर टोटल। कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, 1 और ये 0.142 मिलाया तो 1.142 हो गया, उस पे लगा फिर 1/4 राइट इशू। ठीक है, ये हमारे पास आ गए शुरू के शेयर आ गए, 1,40,100। 1,40,000 ही ले लेते हैं जो अभी मार्केट स्कीम है, और ना 1,40,105 भी वर्किंग करें, ठीक है, गलत नहीं होगी। अच्छा भाई, आगे क्या करना है हमें, ये पूरी करनी है। तो हम ये शेयर कैपिटल की वैल्यू लिखते हैं, 1,40,105। ठीक है, पहला क्या कहता है ये
फाइनल डिविडेंड 0.05 पर शेयर। पर शेयर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? डिवाइड करेंगे पार वैल्यू से। क्या है पार वैल्यू? 0.5 करें। कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए? 280, 210। ये एग्जिस्टिंग शेयर है सबसे पहले, इस पे लगेगा। कितना डिविडेंड दे रहा है वो? 0.05। 0.05 डिविडेंड। तो करें कितना आया डिविडेंड? 14,010. 14,010.5. सही है, 14,010 ले लेते हैं। फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ से माइनस होगा भाई? Total share. रिटेन प्रॉफिट से। इस कॉलम से माइनस होता है। बोनस इशू पे आ जाए। अब दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। बोनस निकालते हैं। 140,105 है। 140,105 एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ शेयर है। डिवाइड बाय 0.5 पार वैल्यू किया तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर आ गया हमारे पास। कितना है? 280, 210। ये हमारे नंबर ऑफ शेयर था। तो 280, 210 पे हमने कितना लगाया? 1 फॉर बोनस। बोनस में 1 फॉर 4 हुआ था। तो कितना है बोनस शेयर्स? नहीं, sorry, अभी लगाया नहीं, I'm lost. 70,052. 70,052 ये नए शेयर इशू हैं बोनस में। बोनस की एंट्री बना दें। शेयर प्रीमियम डेबिट और OSC क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू कर दें। 70052 मल्टीप्लाई बाय 0.5। 70052 मल्टीप्लाई बाय 0.5। हमारी सारी फिगर्स में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा मार्किंग स्कीम से, क्योंकि हमने पॉइंट्स का किया है। कोई इशू नहीं। ECF के मिलेंगे या सारे ही मिल गए? सारे मिलेंगे। गलत क्यों? गलत थोड़ी होगा। राउंड ऑफ का डिफरेंस है ना वो तो। वर्किंग सही। कितना? 35026। 125. ठीक है। लेकिन शेयर प्रीमियम में तो इतने पैसे ही नहीं है यार। देखो शेयर प्रीमियम में कितने पैसे हैं? हम रिटेन अर्निंग से निकाल। हाँ, 19,200 हैं सिर्फ। तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 35,026 में से 19,000 निकाल दो। 19,000 पड़े हैं शेयर प्रीमियम में। 19,200 वो इस्तेमाल कर लो। 16,26 हम निकालेंगे रिटेन। 26 रिटेन प्रॉफिट से। तो 16,026 निकलेगा रिटेन प्रॉफिट से और 19,200 निकलेगा इधर से। और OSC में ऐड होगा 35026। इंटरिम डिविडेंड। सर एक सेकंड। हाँ, ये देख। शेयर प्रीमियम से हमने माइनस करा। रिटेन अर्निंग में भी इतने पैसे तो नहीं। नहीं, रिटेन अर्निंग तो माइनस में जा सकती है ना। अच्छा, वो माइनस में जा सकती है, कोई और रिजर्व माइनस में नहीं जा सकता। इंटरिम डिविडेंड पे आ जाए। कितना इंटरिम डिविडेंड? 2% सारे शेयर्स पे। अब इस दिन तक कितने शेयर्स थे? बोनस होने के बाद कितने हो गए हमारे? यही वर्किंग कर लेते हैं भाई। एग्जिस्टिंग शेयर थे हमारे 280, 210। बोनस करा 70,052 शेयर्स का। ये रहा। टोटल शेयर कितने हो गए? 3.5 लाख। 350, 350, 262। 262। हमारे 262 एक्स्ट्रा आ रहा होगा, कोई मसला नहीं है। राउंड ऑफ का मसला है, वो सही करेगा एग्जाम में, गलत नहीं करेगा। हमें थोड़ी पता उसने राउंड ऑफ करके क्या लिया और हमने राउंड ऑफ करके क्या लिया। वैल्यूज और कैलकुलेशन तो ठीक है, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। हमें तो करना हमें तो करना जरूरी है। हाँ हाँ, वो जो भी करे, राउंड ऑफ करे नहीं करे, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। ये सारे वो सही करेगा, गलत कुछ नहीं करेगा इसके अंदर। ये हमारे शेयर्स हैं बोनस के बाद। लेकिन उसने परसेंटेज में डिविडेंड दिया। जब डिविडेंड परसेंटेज में होता है तो वो अमाउंट ऑफ शेयर्स पे लगता है, अमाउंट पे, वैल्यू पे। तो इसको दोबारा कन्वर्ट करें। 0.5 पार वैल्यू थी ना, इसको मल्टीप्लाई करें। क्या बनता है पार वैल्यू? 0.5 से मल्टीप्लाई करके 175, 131। ये हमारा OSC का अमाउंट।
इस पे लगाएं कितना डिविडेंड, 2%। जब परसेंटेज में डिविडेंड होता है तो वो वैल्यू ऑफ शेयर्स पे लगता है। कितना है? 3,500 ये डिविडेंड दे रहे हैं इंटरम, और इंटरम हम रिकॉर्ड करते हैं रिटेन प्रॉफिट से माइनस 3,502। राइट इशू पे आ जाए। क्या था भाई राइट इशू? 1 फॉर एवरी, यार बोनस 1 फॉर 7 था, हमने 1 फॉर 4 लगाया बोनस में। और आपने बोला था कि वो क्या था, आपने आपने राइट राइट इशू पे क्या नहीं बोनस था, 1 फॉर 7 ही लगाओ ना। गलत हो गई यार, काफी वर्किंग गलत हो गई। 20,000 है ना बोनस? पता नहीं, हाँ 20,000 20,000। चलो कर लो, दोबारा कर लो, कोई मसला नहीं यार, दोबारा करेंगे अभी सारी वर्किंग, कोई इशू नहीं। कितना आ रहा है 1 फॉर 7? ये भी गलत हो गई, मैं मिटा रहा हूँ। 39,789 39 789 789। अब इसकी एंट्री बनाए, 790 ले लें, 90 ले लेते हैं। 9.8 था। ये सॉल्व करते हैं। शेयर प्रीमियम डेबिट ओएससी क्रेडिट, ओएससी में क्या गया, 39790 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 0.5, कितना आया? 19,395 19,895 हाँ हाँ 19,895 900 कर ले, 900 कर ले। नहीं सर, फिर इतनी सारी चीजें हमने वो नहीं कर दी राउंड ऑफ, तो आंसर दूर ही जाता रहेगा। खैर है, फिलहाल कर लेते हैं। हाँ, फिलहाल कर लो। 10 रुपए का तो फर्क है, 15 रुपए। 19,900, जिसमें से शेयर बीमे में कितने पड़े? 19,200। बाकी 700 रुपए रिटेन प्रॉफिट। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 19,900 ओएससी में गया, शेयर बीमे से 19,200 निकल गया, और 700 इंटरम डिविडेंड पे आ जाए। परसेंटेज में तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर निकालते हैं, कितने हैं भाई? 280 पहले के, प्लस 39,790 39 800 कर दें। यार बहुत उलझन हो रही है चलो छोड़ो यार, 790 ले लो यार। 790 कितना हो गया? चलो वैसे ही दोनों प्लस होके आखिर में हाँ, होगा आज। आखिर में डेसिमल में ही आना है, 0.5 है। कितना हो गया? ये थे पहले के, ये कितना हो गया? 3,20,000 3,20,000। ये तरह अच्छा लग रहा है। हाँ, आप सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 3,20,000 मल्टीप्लाई पे 0.5 पार वैल्यू, अमाउंट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि डिविडेंड परसेंटेज में 1,60,000 आ गया। अब सही है, 1,60,000 को मल्टीप्लाई करें, कितना परसेंट है? 2% था। ये डिविडेंड आएगा इंटरम, कितना है? वही हो गया 8,000। 8। हाँ 8,000 का इंटरम डिविडेंड आएगा रिटेन प्रॉफिट से माइनस। अब आ जाए राइट इशू पे। राइट इशू में क्या था? एग्जिस्टिंग शेयर देखें पहले क्या आते हैं, 280 210 और 39,790। 3,20,000 शेयर है हमारे पास एग्जिस्टिंग। 3200 आ रहा है। 3,20,000। 3200 आ रहा था। 1 फॉर एवरी 4 है ना, 1 फॉर 4 करें, 80,000 आ जाएगा न्यू शेयर। 3,20,000 एग्जिस्टिंग, उस पर हमने 1 फॉर 4, 80,000 न्यू शेयर आए, बैंक डेबिट। पीछे बढ़ मारा है। क्या? 3,200 आ रहा था, आपने 8,000 एक 60 पे 2%। हाँ, 3,200।
ये भी कह रहे हैं हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ 8,000 कह रहे हैं हाँ नहीं, मैंने कैलकुलेटर नहीं खोला था ना। 3,200। क्या हुआ? चलो सही है, वैल्यू 3,200। खैर हमारे बोनस पे सही है ना। 3,20,000 हमारे एग्जिस्टिंग शेयर हैं, ये दोनों, ये एग्जिस्टिंग, ये बोनस के मिला के इतने हो गए थे 3,20। 3,20 पे लगेगा राइट इशू 144, 80,000 नए शेयर आ गए। तो बैंक डेबिट ओएससी क्रेडिट, ओएससी क्रेडिट करें 80,000 इंटू पार वैल्यू 0.5, 40,000 का ओएससी हो गया। और शेयर प्रीमियम कितना है, 0.2 का प्रीमियम लिया है ना इसने। कितना प्रीमियम, 0.2 का, 0.2 का प्रीमियम लिया है इसने। 16,000, 8 2 16 ना। और बैंक डेबिट हुआ है 56,000 से। तो ओएससी बढ़ा है 40 से, शेयर प्रीमियम बढ़ा है 16 से। अरे ये बढ़ा है 16 से। रीवैल्यूएशन पे आ जाए भाई, क्या हुआ है, एसेट कम हुआ है, 8,000 कम हुआ है डाउनवर्ड। और रीवैल्यूएशन रिजर्व में देखें कितने पड़े हुए हैं, 6,500 पड़े हुए हैं। हमें निकालने कितने, डाउनवर्ड जा रहा है 8,000। तो हमें इसकी एंट्री बनानी है, एसेट क्रेडिट, जो भी एसेट था 8,000 से कम करा, क्रेडिट हो गया। रीवैल्यूएशन रिजर्व को हम डेबिट कर देते हैं 8,000 से, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व में इतना है ही नहीं। तो हम कितना डेबिट कर सकते हैं, जितना है, कितना है 6,000। तो मैक्सिमम जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकलेगा वो 6,500 निकलेगा। हम 8,000 निकालते लेकिन है ही नहीं, 6,500 निकालेंगे। बाकी हम रिटेन प्रॉफिट से निकालेंगे। कितना कम हो रहा है, 1,500। ये एंट्री बनेगी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। वैसे डाउनवर्ड में सिर्फ रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होता है, लेकिन रिवैल्यूएशन में अमाउंट ना होने की वजह से जितना था उतना निकाला, बाकी रिटेन प्रॉफिट में डाल दिया। तो रिवैल्यूएशन कम हुआ है 6,500 से, रिटेन प्रॉफिट कम हुआ है 1,500 से। रिजर्व डेबिट होने मतलब कम हो रहा है, 6,500 से ये कम हो गया माइनस, और 1,500 से ये कम हो गया माइनस। इन पे कोई फर्क नहीं। प्रॉफिट इस साल का जो हमने ठीक करके निकाला है वो रिटेन प्रॉफिट में ऐड होगा। कितना प्रॉफिट निकाला हमने ठीक करके भाई, 60,640। 60,640। अब टोटल निकालना है इसका। इसका टोटल तो हुआ है 2 लाख। हमारा 2,01,05 आएगा, कुछ नहीं, 2,05,000 आएगा सिर्फ। वो राउंड ऑफ के मसले से 5 रुपए का फर्क आ रहा है सिर्फ, तो जाने दें। बाकी शेयर प्रीमियम 16,000 ही आ जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म हो गया, रिटेन प्रॉफिट का कॉलम टोटल कर लेंगे आ रहा है। अच्छा सवाल है, 1 2 दफा करें ताकि पक्का हो जाए। ये मतलब टेक्निकल है, सो 1 2 दफा करना पड़ेगा पक्का करने के लिए। लैंडी बहुत हाँ 59 15 कितना, 59 630 630। अच्छा ये टोटल कॉलम पूरा करते हैं। टोटल यूं चलेगा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन और रिटेन, इन चारों को प्लस करें, इन चारों को। वन एट फोर टू जीरो 184,205। फिर नीचे तो सिर्फ 14,010 माइनस में है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ 19,900 प्लस में, ये दोनों माइनस में, तो ये बराबर हो गया 0। ये 3,200 माइनस में सिर्फ, तो यही आ जाएगा 50। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहली चीज क्या निकालनी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है। अच्छा देखो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये फॉर्मूला है। अच्छा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट में हम डायरेक्ट मटेरियल भी लेंगे, डायरेक्ट लेबर भी लेंगे, वेरिएबल ओवरहेड भी आएगा, सेल्स कमीशन, ये 4 चीजें आती है वेरिएबल कॉस्ट में। अच्छा, हमें डायरेक्ट मटेरियल बताया हुआ है कितना है, 87,500 है, और सेल्स बताई हुई है 542,500 है। यूनिट्स कितने बेचे, 3,500। अगर मैं
540 टू 500 जो सेल्स है, इसको डिवाइड करूं नंबर ऑफ यूनिट्स 3500 से, तो मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी जो कि आ रही है 155। ये मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गई। अब मैं डायरेक्ट मटेरियल जो 87,500 है उसको डिवाइड करूं 3500 यूनिट से, तो मेरी मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी 25। जो लेबर की कॉस्ट है 1,05,000, उसको डिवाइड किया 3500 यूनिट से, तो मेरी लेबर आ गई 30। अब प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए हैं। अब देखो प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फिक्स्ड ओवरहेड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। और हमें दिए हुए सेलिंग ओवरहेड, ये भी वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। अब सवाल में बताया कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है कितना, 4 पर यूनिट। मतलब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में अगर देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 4 है। मगर अगर देखा जाए तो 3500 अगर हमने यूनिट्स बेचे हैं, अगर हमने सेल्स करी है 3500 यूनिट्स की, और 4 पर यूनिट है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, 4 पर यूनिट है, तो कितना हो गया, 14,000। ये हमारा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर हेड। तो अगर देखा जाए फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 1,26,000 टोटल खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड का। टोटल खर्चा है 1,26,000। इसमें से वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 14,000। मतलब 1,26,000 में से 14,000 वेरिएबल है, तो बाकी फिक्स कितना हो गया, फिक्स कितना हो गया, 1,12,000। ये हमारा फिक्स्ड हो गया। अच्छा, अब सेलिंग ओवरहेड की बात करते हैं। बोला है 157,500 हमारे सेलिंग ओवरहेड्स है। बोला सेलिंग ओवरहेड्स में इंक्लूड है 5% सेल्स कमीशन। अब सेल्स कमीशन जो होता है वो सेलिंग प्राइस पे लगाते हैं। सेल्स कमीशन जो लगाते हैं वो सेलिंग प्राइस पे लगाते हैं। मतलब अगर हमारी सेलिंग प्राइस 155 है, उसको अगर मल्टीप्लाई करें 5% से, तो हमारा सेल कमीशन आ जाएगा 7.75। मैंने सेल्स कमीशन कैसे निकाला देखो, हमारी जो सेलिंग प्राइस 155 है, इसका 5% निकाला, तो मेरा सेल कमीशन आ गया 7.75 पर यूनिट। अब ये सेलिंग ओवरहेड में सेल्स कमीशन इंक्लूड है। अगर हमारे सेलिंग ओवरहेड 157,500 है, अगर हमारे सेलिंग ओवरहेड 157,500 है, इसमें से मैं सेल्स कमीशन माइनस कर दूंगा तो मेरी फिक्स ओवरहेड आ जाएंगे, मेरे फिक्स्ड ओवरहेड निकल आएंगे। अब सेल्स कमीशन कैसे निकालूं, अगर 7.75 पर यूनिट है और हमने 3500 यूनिट बेचे हैं, तो कितना आ गया, 7.75 मल्टीप्लाई बाय 3500, कितना हो गया, 27,125। ये मेरा सेल्स कमीशन है। अब इसमें से 157,500 माइनस कर दिया, तो मेरे फिक्स ओवरहेड आ गए 13,037,500। अब मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी बन रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी बनती है, 1,12,000 ये रही, और 1,30,375 ये रही। मतलब 1,12,000 में 1,30,375 प्लस कर दें, तो मेरी कितनी आ जाएगी फिक्स ओवरहेड, 242,375। ये मेरे फिक्स ओवरहेड है, ये मेरी फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट तो मांगी नहीं है सर, आपने क्यों निकाली, देखो आगे कुछ मांगेगा ब्रेक इवन वगैरह तो हमें काम आएगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना बहुत आसान हो गया। फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितनी है, 155 है,
और वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल जो कि 25 है, डायरेक्ट लेबर जो 30 है, वेरिएबल लेते हैं ऊपर जो हमने वेरिएबल प्रोडक्शन कितना निकाला था, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना है 4 है, वो ले लेते हैं। और सेल्स कमीशन पर यूनिट कितना है 7.75। तो कितना आ रहा है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, कितनी आ रही है 66.75 हमारी वेरिएबल कॉस्ट। 155 में से माइनस कर दिया तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 88.25 पर यूनिट। क्लियर है। सेल्स कमीशन हम ऐड करते हैं बेटा हमसे, सेल्स कमीशन हम ऐड करते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले भाई। कैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, समझ में आ गया। वेरिएबल अलग करी, वेरिएबल में से अब जो ओवरहेड्स हैं, यार जिसने नहीं किया उसको कराना ना यार। वर्किंग शो करता हूँ, देखो आपको सिर्फ और सिर्फ देखो, मैंने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो आसान है, कैसे निकाला, डायरेक्ट जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से, डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट थी उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से। फिर हमने पूरी वर्किंग करी इसके लिए। पहले हमें बताया था वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 4 पर यूनिट है, तो मेरे जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई 4 करा तो मेरी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट आ गई 14,000। और हमें प्रोडक्शन ओवरहेड बताए हुए थे, कितने प्रोडक्शन ओवरहेड है 1,26,000। अब प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट 1,26,000 है, इसमें से वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस किए हमारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए 1,12,000, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। फिर सेल्स कमीशन निकालना है, क्योंकि सेल्स कमीशन क्यों निकालना था, क्योंकि सेल्स कमीशन भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। बोले सेलिंग ओवरहेड्स में 5% सेल्स कमीशन है और जो बाकी है वो फिक्स्ड है। अब सेल्स कमीशन लगाते हैं सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस 155 थी, इसका 5% निकाला तो हमारा सेल्स कमीशन आ गया 7.75 पर यूनिट। अब सेलिंग ओवरहेड हमारे 157,500 है, सेल्स कमीशन कैसे निकालेंगे, 7.75 पर यूनिट है, उसको नंबर ऑफ यूनिट्स 3500 से मल्टीप्लाई करा, सेलिंग ओवरहेड हमारे 157,500 है, सेल्स कमीशन कितना है 7. 27,125 सेल्स कमीशन है। अब सेलिंग ओवरहेड में सेल्स कमीशन माइनस करेंगे तो फिक्स ओवरहेड आ जाएंगे 130375। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स सेलिंग ओवरहेड दोनों को प्लस किया तो हमारे फिक्स ओवरहेड आ गए 242375। देखो जी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। अच्छा ये जो पार्ट बी में, पार्ट 2 में इसने फिक्स ओवरहेड मांगे हैं, ये मैंने पहले ही निकाल लिए।
आपने देखा पीछे मैंने पार्ट जो फिक्स ओवरहेड की पूरी वर्किंग करी, इसने मांगी पार्ट 2 में थी, मैंने पीछे वर्किंग कर लिया। तो फिक्स ओवरहेड हमारे आ रहे हैं, फिक्स ओवरहेड आ रहे हैं 242375, ये हमारे फिक्स ओवरहेड है, पीछे निकाल लिया ना। अच्छा, आगे मांगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगे। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमें ब्रेक इवन फाइंड करना पड़ेगा पहले। अच्छा, ब्रेक इवन का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और हम पूरी वर्किंग करके पीछे फिक्स ओवरहेड हमने निकाल लिए कितने, 242375। 242375 हमारे फिक्स ओवरहेड है और कंट्रीब्यूशन है 88.25। कंट्रीब्यूशन है 88 तो कितना ब्रेक इवन आ रहा है? कितना ब्रेक इवन आएगा? 24 आपको आ रहा होगा 2746, ये आपके ब्रेक इवन यूनिट्स हैं। अच्छा, हमारे टोटल यूनिट्स 3500 हैं और ब्रेक इवन यूनिट्स हैं 2746। तो आपके ब्रेक इवन यूनिट्स आएंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स आ गए 754, ये आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स हैं। अभी ऑप्शन वाला पार्ट करते हैं। ऑप्शन वाले पार्ट में प्रॉफिट निकालना है। Martina feels that production and sales could be increased by 20% by improving the quality of the product. बोले प्रोडक्शन और सेल्स दोनों 20% बढ़ सकती है। हमारी सेल्स कितनी है? 3500 यूनिट्स है। सेल्स 20% बढ़ जाएंगी तो कितनी बढ़ेंगी? मतलब अगर देखा जाए तो 3500 का 20% लेते हैं तो कितना हो गया? 700 से इंक्रीज हो जाएंगी। मतलब अब हमारी नई सेल्स कितनी होगी? 3500 प्लस 700, ये हमारी नई सेल्स होनी चाहिए 4200। ये हमारी न्यू सेल्स है। मतलब हम नए यूनिट्स कितने सोल्ड करेंगे? 4200 यूनिट्स नए सोल्ड करेंगे, मतलब 700 यूनिट ज्यादा बेच रहे हैं। सही है। बोल रहा परचेज कर रहा हूं नई मशीन। अच्छा, नई मशीन खरीदना इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट। ये जो 60,000 की नई मशीन खरीदी है ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट होगी। बोला द मशीनरी विल हैव एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, 5 साल लाइफ है, और इसकी रेजिडुअल मतलब स्क्रैप वैल्यू है 10,000। अच्छा, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। हमारी कॉस्ट है 60,000, कॉस्ट कितनी है? 60,000 की कॉस्ट है। स्क्रैप वैल्यू मतलब रेजिडुअल वैल्यू कितनी बताई हुई? 10,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी? 10,000 है। और लाइफ कितनी है? 5।
तो डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, कितने आ गए, 10,000 आ गई। अब हमें देखना है कि इसने हमसे जो प्रॉफिट मांगा है वो मंथली मांगा है, पूरे साल का मांगा है। बोला फॉर द ईयर निकालो, मतलब पूरे साल का। तो हम डेप्रिसिएशन जो लेंगे वो हम 10,000 लेंगे, और इसको हम प्लस कर देंगे हमारी फिक्स कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे फिक्स ओवरहेड कितने थे, 242,375। मतलब हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 242,375 प्लस 10,000, ये हमारी फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट होती है इस वजह से। फिर क्या बोला है मैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन चल रही है जिसकी कॉस्ट है 1250 पर मंथ। अब एडवर्टाइजिंग की जो कैंपेन है वो भी फिक्स कॉस्ट होती है। अब हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, बोला 1250 पर मंथ है, हम पूरे साल का निकाल लेना, तो 1250 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, मतलब 1250 को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारी कितना हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, 15,000 से और इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले नई फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 242,375 प्लस 10,000 प्लस 15,000, कितनी आ गई नई सेवन फिक्स कॉस्ट, 267,375, ये हमारी नई फिक्स कॉस्ट। अब ये हम अपने प्रॉफिट स्टेटमेंट में लेंगे। फिर क्या बोला है, सेलिंग प्राइस को $6 से कम कर दो। अच्छा, सेलिंग प्राइस थी कितनी, सेलिंग प्राइस थी 155 थी, उसको ₹6 कम कर दिया तो कितनी हो गई, 149, ये हमारी नई सेलिंग प्राइस है। फिर बोला हम नए मटेरियल खरीद रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मटेरियल की कॉस्ट 3 पर यूनिट बढ़ जाएगी। मतलब अगर हमारी मटेरियल की कॉस्ट 25 थी ना पर यूनिट, तो पर यूनिट में ₹3 का इंक्रीज आ गया, मतलब 25 प्लस 3 कर दो, 25 प्लस 3 करा तो नई मटेरियल कॉस्ट कितनी आ गई, 28, ये हमारी नई मटेरियल कॉस्ट है। बोला डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट विल रिड्यूस बाय 5%। जो लेबर की कॉस्ट है $30 है ना, $30 जो लेबर की कॉस्ट है उसमें 5% की कमी आ गई, रिड्यूस हो गया, मतलब 30 का अगर 5% है $30 का, कितना हो गया, 1.5, 1.5 से लेबर की कॉस्ट कम हो गई है, तो नहीं कितनी होगी, 30 माइनस 1.5 करा, हमारी नई लेबर की कॉस्ट कितनी होगी, कितनी आ गई, 28.5। बोला नई मशीनरी से हमारी यूनिट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रिड्यूस हो जाएगी 20%। मतलब अगर प्रोडक्शन ओवरहेड हमारी 4 पर यूनिट है तो 20% डिक्रीज हो जाएगी। मतलब 4 का 20% कितना हो गया, $4 का 20% कितना है, 0.8। मतलब 0.8 से कम हो रही है तो कितना हो गया, 4 माइनस 0.8 करा, कितने आ गए, 3.2। इतने से हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट आएगी 3.2। बोले सेल्स कमीशन 5% रहेगा, लेकिन बोला कमीशन जितना यूनिट्स हमने 3500 से ऊपर के बेचे हैं, मतलब 3500 यूनिट के बाद जितना भी यूनिट्स हमने बेचे हैं उस पर हम कमीशन पे करेंगे 10%। मतलब अगर हमने सेल्स कमीशन की पर यूनिट वैल्यू निकाली थी 155, ये नहीं लेंगे, ये हम वैल्यू नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस अब 149 हो गई है, तो हमें अब नया सेल्स कमीशन निकालना पड़ेगा 149 का 5%, कितना आ गया, 7.45। ये 5% कमीशन हम सिर्फ और सिर्फ 3500 यूनिट पे पे करेंगे, तो कितना हो गया, 26,075। और 3500 से ऊपर जितने भी यूनिट बेचे हैं,
अब हमने देखा 3500 के बाद 20% इंक्रीज आया, मतलब 700 यूनिट हमने ऊपर बेचे हैं। टोटल हम कितने बेच रहे हैं? 4200। और हमें 3500 यूनिट के बाद हमने कितने यूनिट्स ऊपर बेचे? 700। तो 700 पे हम 10% कमीशन पे करेंगे, मतलब जो हमारी सेलिंग प्राइस 149 है, 149 है, इसका 10% निकालो तो कितना आ जाएगा? 14.9। मतलब 700 यूनिट्स पे हम पे करेंगे 14 पॉइंट, कितना आ गया सेल्स कमीशन? 10,430। अब इसके बाद हमें बनानी मार्जिनल स्टेटमेंट, ये प्रॉफिट शेयर बनानी है। मार्जिनल स्टेटमेंट कैसे बनती है? सबसे पहले सेल्स लेते हैं। सेल्स कैसे निकालें? सेलिंग प्राइस 149 है और यूनिट्स कितने बेचे हैं? 4200। मतलब 149 की सेलिंग प्राइस, 4200 यूनिट्स सोल्ड है, तो कितनी आ गई? कितना आ गया? 6,25,800। फिर इसके बाद करते हैं लेस वेरिएबल। सबसे पहले लेते हैं डीएम, पीएल, वेरिएबल ओवरहेड, सेल्स कमीशन। ये चार चीजें आएंगी वेरिएबल कॉस्ट में। डायरेक्ट मटेरियल बोला है कितना हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल बोला है हमारा 28 है, डायरेक्ट लेबर बोला है 28.5 है, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 3.2 हो गया है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल 28 आ गया, डायरेक्ट लेबर 28.5 हो गया, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया 3.2। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 4200 यूनिट्स। ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय 4200 कर दिया, कितना आ गया? 1,17,600। डायरेक्ट मटेरियल आ गया, कितना? 28.5 मल्टीप्लाई बाय 4200, कितना आ गया? 700। 13,440। अब सेल्स कमीशन दो हिस्सों में लिखना पड़ेगा। एक तो हमारे होगा सेल्स कमीशन जो हमने निकाला है 3500 यूनिट्स पे, जो कि आ रहा है 26075। और एक हमने जो 700 यूनिट्स पे निकाला है, जो कि आ रहा है 10,430। दो लिखेंगे। 7.75 मल्टीप्लाई बाय 3500, 7.75 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स थे? सॉरी, 7.75 नहीं, 7.45 मल्टीप्लाई बाय 3500 यूनिट्स, और फिर इसका निकाला 14.9 700 यूनिट्स पे। तो इसका आ गया 26075, इसका आ गया 10,430। अब सारी वेरिएबल कॉस्ट प्लस कर लेते हैं। 700, 440, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ रहा है 287। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आ गया 338। लेस करते हैं फिक्स। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 267,375। ये हमारी नई फिक्स कॉस्ट।
प्रॉफिट आ गया 71,000 का। कोई सवाल है तो पूछ ले। स्क्रैप वैल्यू का मतलब रेजिडुअल वैल्यू होती है। देखो डायरेक्ट लेबर आवर्स कम हो रहे हैं तो मैं इसका मतलब डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। वर्धा क्या पूछ रही हो आप? आपसे पूछ लो। अच्छा रीअपॉइंटमेंट वाला जो क्वेश्चन है हम लोग वो कल की क्लास में करवाएंगे, रीअपॉइंटमेंट और वो वाला। ठीक है। स्क्रैप और रेजिडुअल वैल्यू को दोनों का एक ही मतलब है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ। इसकी थ्योरी कर लेते हैं। थ्योरी मुश्किल होती है क्योंकि 7 मार्क की थ्योरी मांगी है उसने, एडवाइस करना है। एडवाइस के उसको उस प्लान के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मतलब जो आपने ऑप्शंस करे हैं तो आपने चेंजेस करी हैं उस प्लान के लिए उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो पूछ रहा है। पहले आपका प्रॉफिट 3500 यूनिट पर आ रहा था 66,500। इस पे आ रहा है आपका प्रॉफिट 4200 यूनिट्स पे 71,000। अब देखो प्लान क्या है, इसने जो चेंजेस करी हैं मुझे बताओ। इससे एक नई मशीनरी खरीद रहा है, नई मशीनरी से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है लेकिन फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही है। पहला पॉइंट, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। दूसरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है। मशीन होगा, मशीन नई मशीन आएगी तो एफिशिएंट हो जाएगा काम, मतलब एफिशिएंसी से काम होगा। सही है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। चौथा पॉइंट, मटेरियल की क्वालिटी, मटेरियल हम बढ़ा रहे थे, मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है, हम हाई क्वालिटी मटेरियल खरीद रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज होगी तो कस्टमर्स के पास कस्टमर रेपुटेशन इंक्रीज होगी हमारी, ये भी लिख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग से लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा, शॉर्ट टर्म आए नहीं आए, आगे जाके लोगों को प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो जाएगी। अच्छा, दूसरा लेबर की कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो रही है, लेबर की कॉस्ट हमने कम कर दी जिसकी वजह से लेबर माइट बी डी मोटिवेटेड, लेबर डीमोटिवेटेड हो सकता है जिसकी वजह से वो काम खराब कर दे, वर्किंग प्रॉब्लम करे, काम सही से न करे। ठीक है, फिर आपको बताना है आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। नहीं, नहीं निकालोगे आप। अगर आपको बोले, हाँ मुझे व्हाट्सअप कर देना, मसला नहीं है। अगर आपको बोले कि भाई अगर आपके पास ओपनिंग नहीं है, अगर बोले प्रोडक्शन यूनिट्स और सोल्ड, देखो